इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है 5 राज्यों में नागरिकता आवेदन की शुरुआत। ये खबर हमने इंडियन एक्सप्रेस से ली है और यह टॉपिक पेपर 2 राजव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 5 राज्यों में नागरिकता आवेदन की शुरुआत। इसमें हम जिन पॉइंट्स को देखेंगे वो हैं: खबर क्या है, राजपत्र यानी गजट अधिसूचना, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019, CAA और NRC, विवाद क्यों है, सरकार का रुख क्या है, निष्कर्ष और प्रश्न। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। केंद्र सरकार द्वारा 28 मई को एक गजट अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत देश के 5 राज्यों गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में नागरिकता संबंधी ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। इन 5 राज्यों के 13 जिलों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के आवेदन पर अधिकारियों द्वारा नागरिकता स्वीकार करने, सत्यापित करने और अनुमोदन करने के लिए मौजूदा नियमों के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस अधिसूचना में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को उन समुदायों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें इसमें कवर किया जाएगा। इसके बाद से CAA एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लंबे समय से CAA के नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। आइए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, राजपत्र यानी गजट अधिसूचना। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं। इसी तरह की अधिसूचना 2018 में भी कई राज्यों के अन्य जिलों के लिए जारी की गई थी। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि यह अधिसूचना नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के मातहत जारी की गई है, न कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अधिसूचना में सूचीबद्ध जिले मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा गुजरात, दुर्ग और बलौदाबाजार छत्तीसगढ़, जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही राजस्थान, फरीदाबाद हरियाणा और जालंधर पंजाब हैं। इसमें फरीदाबाद और जालंधर को छोड़कर हरियाणा और पंजाब के गृह सचिवों को भी इसी तरह की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालिया अधिसूचना के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण या धारा 6 के तहत देशीकरण का प्रमाण मंजूर करने की अपनी शक्ति कलेक्टर को भी देगी, जिसके जुरिस्डिक्शन में वह आवेदक एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पर रहता है। कलेक्टर और सचिव को एक ऑनलाइन तथा भौतिक रजिस्टर बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत या देशीकृत व्यक्ति का विवरण हो और इस पंजीकरण या देशीकरण के 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को एक प्रति प्रस्तुत करें। आइए अब नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जानते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र इत्यादि प्रदान करता है। अधिनियम कुछ शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो वर्ष 2019 में संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया। यह नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह अधिनियम उपर्युक्त देशों से आए इन अल्पसंख्यक प्रवासियों के लिए 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था। हालांकि लोकसभा से पारित होने के बावजूद भारी विरोध प्रदर्शन के कारण सरकार ने इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया था। अधिनियम के बाद देश भर में इसे लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुए और CAA के विरोध में नई दिल्ली में भीषण सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे।
आइए अब सीएए और एनआरसी की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था, जिसमें उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण शामिल था। असम वह पहला राज्य है जहां 1951 के बाद 2019 में एनआरसी को अपडेट किया गया। इसलिए साल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असम में एनआरसी को अपडेट करना अनिवार्य किया गया था। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं और इसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक सीएए एनआरसी से छूटे हिंदुओं तथा अन्य उल्लेखित समुदायों के लिए एक ढाल के तौर पर कार्य करेगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एनआरसी के लिए दस्तावेजों की अनुपस्थिति अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों में कमियों आदि के कारण पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता और वह सीएए 2019 में शामिल देशों के अल्पसंख्यकों में है, तो उसे नागरिकता पुनः पाने का अधिकार मिल जाएगा। इनके अनुसार दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय, जिसे इससे बाहर रखा गया है, ऐसी किसी भी कमी के कारण बहिष्कृत हो जाएगा। आलोचकों के मुताबिक यह संविधान अनुच्छेद 14, जो नागरिक और विदेशी दोनों को समानता और अधिकार की गारंटी देता है, का उल्लंघन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में निहित है। इसका विरोध कर रहे लोगों का भी कहना है कि यह अधिनियम एक धर्म विशेष के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले अवैध प्रवासी जिनका संबंध इन 6 धर्मों से नहीं है, वे नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं। इसका तात्पर्य है कि इन देशों के निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। आइए अब देखते हैं विवाद क्यों है। इसके अलावा इन 6 धर्मों की सूची में मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं शामिल किया गया है, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में कई मुस्लिम समुदाय जैसे अहमदिया आदि अल्पसंख्यक हैं। दूसरी तरफ यह तथ्य भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि श्रीलंका में भी भाषाई अल्पसंख्यकों जैसे तमिल, इलम के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। वहीं भारत को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुए अत्याचारों को भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रावधान संविधान के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अवैध प्रवासियों के बीच उनके मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और भारत में रहने की जगह आदि के आधार पर भेदभाव करता है। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आए हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं, लेकिन उन्हें अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया गया है। सरकार का यह तर्क है कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना। यदि यह तर्क सही है तो अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा अन्य पड़ोसी देशों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? इन सभी मुद्दों पर विवाद है। आइए अब सरकार का तर्क जानते हैं। इस मामले में सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य किसी की नागरिकता लेने की बजाय उन्हें सहायता देना है। इसके अतिरिक्त भारत यह मानता है कि उसके पड़ोस में रह रहे अल्पसंख्यक उसकी जिम्मेदारी हैं। यह अधिनियम पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करेगा। सरकार का यह भी कहना था कि इन प्रवासियों ने अपने अपने देशों में काफी भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। यह अधिनियम इन उत्पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करेगा। आइए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। इस अधिसूचना के जारी होने से एक बार फिर से नागरिकता का मुद्दा गर्मा गया है और वर्तमान में जिस तरीके से कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, ऐसे में इस मुद्दे का फिर से चर्चा में आ जाना देश की पहली प्राथमिकता यानी लोगों का टीकाकरण तथा आवश्यक व उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना पीछे छूट सकती हैं। फिलहाल देश के हालात को देखते हुए आवश्यक है कि पहले सरकार देश में स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक मुद्दों तथा संबंधित अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे। हालांकि अन्य मुद्दों को भी नकारा नहीं जा सकता और उनको भी साथ लेकर चलना होगा। दूसरा, जो एक समुदाय विशेष में इस अधिनियम को लेकर डर तथा विरोध है, उन्हें भी समझने की जरूरत है। भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्यों में अपने पड़ोसी देशों में सताए गए लोगों की सुरक्षा करना शामिल है, लेकिन सुरक्षा कार्य संविधान के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा लोगों के बीच एनआरसी को लेकर भी भ्रम की स्थिति है, अतः सरकार इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करे और एनआरसी को लेकर उत्पन्न हो रहे तमाम विवादों का एक संतुलित उपाय खोजने का प्रयास करे। आइए देखते हैं अब प्रश्न।
देश के 5 राज्यों में नागरिकता से जुड़ी भारत सरकार की हालिया अधिसूचना की महत्ता को समझाइए। इस अधिसूचना के पक्ष विपक्ष को भी स्पष्ट कीजिए।